अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे। आज जी हम लोग थर्ड पार्ट की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ जो हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया है। हमने जो है यूके की हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं कि लाइफ़ इन द यूके टेस्ट में क्या आता है, मेन क्वेश्चंस क्या हैं। जो चैनल पे न्यू हैं उनको मैं बताती चलूँ कि पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से पहले इसको देख लें। पार्ट थर्ड की आज हम लोग बात करेंगे। आज जी हम लोग का टॉपिक है हेनरी द एट्थ, 6 वाइव्स ऑफ हेनरी द एट्थ, ठीक है? मतलब हेनरी एट्थ जो था उसकी हमने 6 वाइफ्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, रोज़ेज़ के बारे में बात करेंगे और सो ऑन, ठीक है? तो चलें जी मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखना है और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोगों को फर्दर जो मेरी वीडियोज़ होंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपका लाइफ इन द यूके टेस्ट मेरी तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए। तो चलिए जी अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 6 वाइव्स ऑफ हेनरी द एट्थ। तो सबसे पहले आप लोगों को हेनरी द एट्थ यानी कि उसकी वाइफ्स के नाम बता देती हूँ। तो बाकी डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी कि उस उनकी वाइफ्स के साथ क्या हुआ, ठीक है? तो पहली है जी, आपने इनको ये इसी तरह सीक्वेंस में रखना है। फर्स्ट वन है हमारे पास कैथरीन ऑफ अरागन, एनी बोलेन, जेनी सेमोर, एनी ऑफ क्लीव्स, कैथरीन हॉवर्ड, कैथरीन पार, ठीक है? अच्छा 3 इसमें कैथरीन हैं, 2 इसमें एनी और 1 जेनी है। कैथरीन ऑफ अरागन जो थी वो स्पेनिश थी, ठीक है? और एनी बोलेन जी जो थी वो इंग्लिश थी, ब्रिटिश थी। जेनी सेमोर थी उसका इन इन लोगों ने बुक में कोई ज़िक्र नहीं किया हुआ कि वो कौन थी। एनी ऑफ क्लीव्स जो थी वो जर्मन से थी, और कैथरीन हॉवर्ड और कैथरीन पार इसका भी कोई ज़िक्र नहीं, आई थिंक इंग्लिश ही होंगी, ब्रिटिश ही होंगी। तो जो मैंने पढ़ा है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन क्या था। और इसका जो है ना वो क्वेश्चन आता होता है कि जर्मन कौन थी, स्पेनिश कौन थी और इंग्लिश कौन थी। बेसिकली इन 3 का ही इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो इन तीनों का ही आप लोगों ने याद रखना है कि स्पेनिश हेनरी द एट्थ वाइफ़ कौन थी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्पेनिश जो थी वो कैथरीन ऑफ अरागन उसकी फर्स्ट वाइफ़ थी। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वाइफ़ हेनरी द एट्थ कौन थी? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हेनरी द एट्थ फर्स्ट वाइफ़ जो थी वो कैथरीन ऑफ अरागन थी। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसकी वाइफ़्स के नाम जो है वो सीक्वेंस में याद रखने हैं, आगे-पीछे नहीं करने। फर्स्ट थी उसकी कैथरीन ऑफ अरागन जो कि स्पेनिश थी। अच्छा, अब बात करते हैं कि किस में से कितने बच्चे हुए और कौन-कौन हुआ, ठीक है? लाइक बेटा और बेटी किस में से हुए। अच्छा, कैथरीन ऑफ अरागन जो स्पेनिश थी, उसमें से सबसे पहले हुई बेटी, ठीक है? और डॉटर हुई थी जिसका नाम मैरी था और इसका निकनेम था, वो भी क्वेश्चन में आता होता है कि निकनेम हेनरी द एट्थ की बेटी मैरी का क्या था? तो आप लोगों को पता होना चाहिए उसका नेम था, मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ब्लडी मैरी, ठीक है? उसको मेंशन करते थे ब्लडी मैरी। वो क्यों करते थे वो भी मैं आप लोगों को लॉजिक बताऊँगी, आगे जाके जब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैथरीन ऑफ अरागन जो है वो स्पेनिश थी, उसकी मैरी जो है वो पहले डॉटर हुई थी, सबसे बड़ी जो है हेनरी द एट्थ की क्या थी? डॉटर थी, ठीक है? बेटा नहीं हुआ था, डॉटर हुई थी, ठीक है? बेटी थी। तो उसका नाम मैरी था और उसका निकनेम क्या था? ब्लडी मैरी, दैट्स इट। दूसरी उसकी वाइफ़ थी एनी बोलेन, इंग्लिश थी वो, ब्रिटिश थी, व्हाटएवर जो भी कह लें, और उसके उसमें से भी दोबारा हुई थी बेटी। उसने दूसरी शादी क्यों की थी? क्योंकि उसको बेटी थी हुई थी, उसे डॉटर नहीं सन चाहिए था ताकि उसकी आगे से नस्ल जैसे सो ऑन मतलब बढ़े। तो इसलिए उसने दूसरी शादी की थी लेकिन उसमें से भी डॉटर हो गई। अच्छा, अब क्या है, साथ में उसको दूसरी बीवी से भी एनी बोलेन से भी डॉटर हो गई जिसका नाम एलिज़ाबेथ वन, ठीक है? एलिज़ाबेथ था, ठीक है? अच्छा, पहली भी बेटी हुई मैरी, दूसरी में से भी हुई एलिज़ाबेथ। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि एलिज़ाबेथ वन किसकी बेटी है? हेनरी द एट्थ आ जाएगा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में, समटाइम्स आ जाएगा एनी बोलेन की, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि हेनरी द एट्थ नहीं है या एनी बोलेन नहीं है, तो आप लोगों ने सिंपल आपको पता होना चाहिए कि हेनरी द एट्थ की कौन-सी वाइफ़ में से एलिज़ाबेथ वन थी, तो आपको पता होना चाहिए कि एनी बोलेन उसकी माँ थी एलिज़ाबेथ की। ठीक है? तो मतलब इस तरह ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन बन के आते हैं, होता वही है जो हम लोगों ने याद किया होता है, लेकिन ट्रिकी बन के आ जाता है आगे-पीछे राउंड में करके, सही है? मतलब क्वेश्चन हम लोग कुछ याद करते हैं कि अच्छा हेनरी द एट्थ की वाइफ एनी बोलेन थी और उसकी बेटी एलिज़ाबेथ थी, लेकिन क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके दे देते हैं कि एलिज़ाबेथ कौन थी और उसकी माँ का नाम क्या था, सही है? इस तरह क्वेश्चन भी आता होता है एमसीक्यूज़ में, सही है? तो थर्ड है जी, थर्ड है हमारे पास अब जेनी सेमोर।
अच्छा, इसमें से जो है ना अब सन हुआ था सन एडवर्ड 6, ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने ये साथ याद रखना है, सन एडवर्ड जो था वो 6 था, एक ही सन था इसका, एक ही बेटा हुआ था तो वो था 6 और कुछ भी नहीं, आप लोगों ने याद रखना, ईज़ी वे है। पहले बेटी हुई थी, दूसरी भी बेटी हुई थी, तीसरी में से हुआ था और एक ही बेटा हुआ था और एक ही मतलब उसकी वाइफ़ में से हुआ था जिसका नाम है जेनी सिमोर। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एक ही बेटा हुआ था जिसमें से जेनी सिमोर से हुआ था और वो सन एडवर्ड 6 है उसका नाम, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आता है कि हेनरी VIII के कितने बेटे हैं और कौन-सा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए जेनी सिमोर से सन एडवर्ड 6 बस। एनी ऑफ क्लेव्स जो है वो जर्मन थी और इसने अब बात आती है यहाँ पे कि चौथी इसने शादी क्यों की? पहली 2 तो उसे बेटियाँ हुई थी, इस वजह से उसने तीसरी शादी कर ली। अब जब उससे पता चला कि तीसरा बेटा हो गया तो चौथी शादी उसने क्यों की? तो आप लोगों को मैं बताती हूँ कि उसने क्यों की थी। एनी ऑफ क्लेव्स से वो जो कि जर्मन थी, उसने शादी की थी पॉलिटिकल रीज़न की वजह से, पैसे की वजह। मैंने तो इसमें डीपली पढ़ा हुआ है तो क इसलिए मुझे याद है कि किसका क्या हुआ था, क्या नाम था, क्या नहीं था, तो किस वजह से हुआ। मैंने तो लॉजिक के साथ पढ़ा हुआ है तो इसलिए आप लोगों को भी मैं बता रही हूँ। लेकिन आप लोगों को इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं लॉजिक जानने में तो मैं इसलिए आपको थोड़ा-थोड़ा हाइलाइट कर रही हूँ कि ताकि आप लोगों को उस वो ज़हन में रहे। तो तीसरी जो है उसने शादी के बाद चौथी शादी इसलिए की थी कि पॉलिटिकल रीज़न की वजह से क्योंकि समटाइम्स जो है ना ये क्वेश्चन आता है कि हेनरी VIII ने चौथी शादी क्यों की ना? क्योंकि उसको तो सन हो गया था, उसे तो सन चाहिए था, लेकिन उसने फिर क्यों की थी शादी? पॉलिटिकल रीज़न्स की वजह से। अगर पॉलिटिकल रीज़न नहीं होगा, तो मनी होगा, तो आप लोगों के लिए फिर भी वो ठीक है, आप लोग मनी पे टिक कर सकते हैं, ठीक है? तो एनी ऑफ क्लेव्स से उसने पॉलिटिकल रीज़न की वजह से शादी की थी, इसका बच्चों का नहीं बताया। तो अगला जो है हमारे पास है कैथरीन हॉवर्ड। अच्छा, कैथरीन हॉवर्ड जो है वो इसकी 5वीं बीवी इसने कैथरीन हॉवर्ड से क्यों शादी की थी? अब मैं आपको इसकी लॉजिक बताती हूँ। इसने इससे इसलिए शादी की थी क्योंकि वो कज़न थी उसकी आंटी थी जो उसकी सेकंड वाइफ थी, ठीक है? कज़न ऑफ एनी बोलेन। कैथरीन हॉवर्ड जो थी उसकी आंटी ये थी एनी बोलेन, तो ये उसने उसकी मतलब भतीजी वग़ैरह जो भी कह लें आप लोग उसमें उससे शादी की थी। फिर अगली जो है ना 6 वाइफ्स जो हैं उसकी कैथरीन पार उससे उसने जो है वो 6वीं शादी क्यों की थी? छठी शादी उसने इसलिए की थी जो है ना वो फिर सर्वाइव्ड हिम यानी कि जब वो बीमार हो गया यानी आखिरी शादी जब उसने की थी कैथरीन पार उस पे आके वो खुद ही मर गया था, ठीक है? तो इसकी इसलिए ये 6 शादियाँ हैं। अब बात आती है कि 2 कौन-सी ऐसी 2 वाइफ्स हैं जो इसकी जो एग्ज़ीक्यूटेड की गई थी, यानी कि जिनको फांसी दी गई थी। हेनरी VIII की कौन-सी ऐसी 2 वाइफ्स हैं जिनको फांसी दी गई थी? तो वो है जी एनी बोलेन और कैथरीन हॉवर्ड, ठीक है? तो मैंने तो बड़े ईज़ी तरीके से याद किया था और माशाल्लाह से मुझे याद हो गया था। आप लोग भी अपने लॉजिक के साथ याद कीजिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ऐसे रट्टा मारेंगे तो जो है ना वो फिर समटाइम्स में जो है ना मिसप्लेस भी हो जाता है दिमाग से। तो इसलिए 2 ये भी क्वेश्चन आता होता है कि 2 जो वाइफ़ थी हेनरी VIII की कौन-सी जिनको फांसी दी गई थी, कौन थी वो? तो एनी बोलेन थी जो कि इंग्लिश थी और एक कैथरीन हॉवर्ड थी। यानी कि एक ऊपर से छोड़ के दूसरी वाली और एंड से छोड़ के उस सेकंड लास्ट वाली, ठीक है? सेकंड और सेकंड लास्ट वाली 2 बीवियाँ उनको फांसी दी गई थी, ठीक है? अच्छा और सन किसमें से हुआ था? जेनी से मोर से और बेटी सबसे बड़ी किसमें से थी? कैथरीन ऑफ अरागन से और दूसरी बेटी किसमें से थी? एनी बोलेन से। फिर शादी उसने किससे की थी? एनी बोलेन की आगे से फिर दोबारा उसने 5वीं शादी कज़न से की थी, कैथरीन हॉवर्ड उसका नाम है। तो जिसको उसने फिर फांसी दे दी थी। अपनी मतलब उन दोनों आंटी को और कज़न दोनों को जो है ना उसने फांसी दे दी थी, ठीक है? तो ये दोनों आपस में कज़नें थी तो उन दोनों को उसने फांसी दे दी थी लंदन टावर में, सही है? अच्छा, अब बात करते हैं वॉर्स ऑफ रोज़ेस। बेसिकली ये सिविल वॉर थी बिटवीन 2 फैमिलीज़ जिनमें से हमारे पास है जी एक लैनकास्टर और एक यॉर्कशायर, ठीक है? लैनकास्टर और यॉर्क में था। लैनकास्टर जो है वो बेसिकली रेड रोज़ के साथ रिलेट करता था और यॉर्क जो है वो व्हाइट रोज़ के साथ। तो ये सिविल वॉर थी और ये क्वेश्चन आता होता है कि सिविल वॉर वॉर्स ऑफ रोज़ेस की जो है वो कब हुई थी? तो 1455 को आपने याद रखना है। वॉर्स ऑफ रोज़ेस 1455 1455 ठीक है?
तो आपने इस तरह इसको याद रखना है। सिविल वार हुई थी, किसके दरमियान हुई थी? 2 फैमिलीज़ के साथ हुई, 2 फैमिली के दरमियान हुई थी। कौन-कौन सी फैमिली थी? ये भी नाम आता है, लैनकास्टर एंड यॉर्कशायर और यॉर्क, ठीक है? तो फिर एक क्वेश्चन आता है कि जो है ना लैनकास्टर उसका जो है वो रोज़ कौन-सा था और यॉर्क का रोज़ कौन-सा था? तो आप लोगों ने इसको याद रखना है। लैनकास्टर का रोज़ था जी रेड रोज़ और यॉर्क का रोज़ था व्हाइट रोज़। ये भी क्वेश्चन आता है। इसी एक में से ही 3-4 क्वेश्चन्स बन के आएँगे, आप लोगों ने इनको याद रखने हैं। वार्स ऑफ रोज़ेज़ 1455 में हुई थी, सिविल वार कहते हैं इसको, बिटवीन 2 फैमिलीज़। 2 फैमिलीज़ के दरमियान हुई थी, कौन-सी फैमिलीज़ के नाम है? लैनकास्टर एंड यॉर्क। लैनकास्टर का रोज़ है जी रेड और यॉर्क का है व्हाइट रोज़। अगर आप लोग अब इसको याद करना चाहें कि किस तरह आप लोग करेंगे, अब देखें ये वाई जो है डब्ल्यू के साथ रिलेट करता है। अगर आप लोग थोड़ा-सा इसको ज़रा करें तो वो व्हाइट रोज़ हो जाएगा। आप लोगों को यहाँ से भी याद कर सकते हैं और आर ज़रा एल को अगर आर इस तरह बनाएँ तो ये रेड रोज़ हो जाएगा। तो लैनकास्टर का रेड और यॉर्क का व्हाइट मैंने इस तरह याद किया था। जो इनके ईयर्स हैं, सन्स हैं, वो आप लोगों को खुद ही याद करने पड़ेंगे, उसकी कोई लॉजिक्स नहीं बन पाती, तो इसलिए आप लोगों को वो खुद ही याद करने पड़ेंगे कि 1455 जो थी, वो इसकी वॉर्स ऑफ रोज़ेज़ थी। अगला हम लोग करते हैं जी विलियम शेक्सपियर। अम, अच्छा, विलियम शेक्सपियर जो है इसकी पैदाइश है, इसका आता होता है क्वेश्चन, इसकी जो है पैदाइश और डेथ यानी बर्थ और डेथ का 1564 पैदाइश है, 1616 में वो उसकी डेथ हुई। अच्छा जी, ये पैदा कहाँ पे हुआ था? स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है? इंग्लैंड में यानी बर्मिंघम के एरिया में आता है। तो आपने इसकी जो है वो डेट्स याद रखनी है और इसका जो है वो पैदाइश का जगह भी याद रखनी है ताकि आप लोगों को इसको भूले नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, ठीक है? विलियम शेक्सपियर के बारे में। अच्छा जी, अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है वो है जी इसके फेमस प्लेज़। फेमस प्लेज़ जो हैं वो इसके 6 हैं। जिनमें हमारे पास सबसे पहला है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हैमलेट, मैकबेथ, हेनरी द फिफ्थ, एज़ यू लाइक इट एंड रोमियो जूलियट, ठीक है? तो ये 6 आपने इसके प्ले में फेमस प्लेस जो हैं वो याद रखने हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये 6 के 6 जो फेमस प्लेस हैं वो किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के। इस तरह ये क्वेश्चंस बन के आता है कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम जो है वो किसका प्ले है? तो आपको पता होगा कि वो विलियम शेक्सपियर का है, तो आप लोग जल्दी से उस पे टिक लगा सकते हैं। समटाइम्स क्वेश्चन आता है कि हैमलेट एंड बिग बर्थ किसका प्लेस है? तो वो पता होगा आपको विलियम शेक्सपियर का है। और समटाइम्स आता है कि विलियम शेक्सपियर का प्लेस कौन-सा है? एज़ यू लाइक दूसरे कोई 2-3 दिए होंगे, रोमियो एंड जूलियट 2 बताएँ, 3 बताएँ, तो आप उनको तीनों पे टिक कर सकते हैं। अगर उन्होंने 2-3 कहे होंगे कि टिक करें कि 2 हैं, 3 हैं, जितने भी आप लोगों को वो मेंशन करेंगे। मतलब डिफरेंट-डिफरेंट करके जो है ना घुमा-फिरा के क्वेश्चन्स आते होते हैं, सही है? जब आप लोगों की तैयारी होगी तो इंशाल्लाह ताला आप लोग फिर कर लेंगे इज़िली। तो बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि 6 जो हैं वो विलियम शेक्सपियर के ये वाले 6। अब जी बात कर रहे हैं हम लोग वोट्स की। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होता है वोट्स। अच्छा, यहाँ पे वोट्स की लॉजिक ये है कि राइट टू वोट यानी कि मेंस और वुमेन्स के ऊपर जो है वो डिफरेंस बताया गया है कि वो कौन पहले पहले क्या होता था, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है? तो इसमें ये लॉजिक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसकी जो सन्स हैं, जो ईयर्स हैं, वो आप लोगों को याद रखने हैं। इसके ईयर्स आते होते हैं, ठीक है? और मुझे लिटरली आया था कि 1928 में मतलब ये जो है ना वो कौन डायर हुआ था। तो आप लोगों को पता होगा, अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। तो वोट्स को जो है वो हम लोग पहले डिफ़ाइन करते हैं 1830s एंड 1840s, ठीक है? इसकी जो है अच्छा जी, मेंस में जो है वो सबसे पहले आएगा चार्टिस्ट। अच्छा, जो चार्टिज़ है वो बेसिकली ग्रुप नेम है इनका मेंस का, ठीक है? मतलब पहले। तो ये रिफ़ॉर्म एक्ट हुआ था यानी कि कब बना था? 1832 में मेंस के लिए बना था। अगर आप लोग इसको सीक्वेंस में याद करेंगे ना, क्योंकि देखिए सीक्वेंस में ही ईयर्स आएगा, ज़ाहिर है, ठीक है? तो मेंस का सबसे पहले ईयर्स आएगा 1832 में परफ़ॉर्म हुआ था, जिसका नाम चार्टिस्ट ग्रुप नेम था मेंस के लिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि चार्टिस्ट ग्रुप नेम किसका था? मेन का था या वुमेन का था? तो आपको पता होना चाहिए कि मेंस का था वो चार्टिस्ट ग्रुप नेम। और कब परफॉर्म हुआ था? 1832 पे, सही है? अच्छा, उससे पहले जो है ना
क्या ये लोग करते थे कि 3 चीज़ें आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, ये भी क्वेश्चंस में आती हैं एमसीक्यूज़ में कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स था ये बेटर वर्किंग थी, कंडीशन मतलब जो थी उनकी काम की अच्छी थी, सही है? 2 चीज़ें और मतलब इलेक्टोरल फॉर्म था और बेटर वर्किंग कंडीशन थी मेंस की ग्रुप में। फिर अब जो है ना ये लोग जो है ना अलग हो गए हैं, ठीक है? नाउ दे आर सेपरेटेड। ये भी क्वेश्चन में आता है कि अब आफ्टर 1832 क्या हुआ था, दे आर सेपरेटेड, ठीक है? एमसीक्यूज़ आपको सेपरेट पे टिक करना होगा अगर आएगा तो। 2 चीज़ें पहले क्या थी, ये लोग मर्ज थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड बेटर वर्किंग कंडीशन थी, अब क्या हो गया, ये सेपरेट हो गए, सही है? अब वुमेन्स का है हमारे पास इसके वोट कब से मतलब हुए थे, जो सेंचुरी थी हमारे पास 19 एंड अर्ली 20। अच्छा, ये भी क्वेश्चंस में आता है कि लेट 19 और अर्ली 19 और कभी आ जाएगा एंड लेट 20 और अर्ली 20। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वुमेन का लेट 19 था, ठीक है, एंड अर्ली 20। आप लोग इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि जो 19 है वो डिजिट 20 से पहले आता है, तो वो ऑब्वियसली बैकअप पे अगर आप लोग करें तो वो लेट हो जाएगा। 20 जो है वो बाद में आता है, तो उसको इन्वर्स कर लें तो वो अर्ली हो जाएगा, सही है? तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि 19 जो है वो पहले आता है तो इसलिए हम लोग उसको अर्ली करेंगे, नहीं, लेट 19, ठीक है, एंड अर्ली 20 सेंचुरीज जो है वो उसकी वोट वुमेन के तब स्टार्ट हुए थे। और वो किसने करवाए थे, उसका नाम है जी, फीमेल थी सैफ्रेजेट्स एंड एमेलिन पैंकर्स। तो ये कब बॉर्न हुई थी, शी बॉर्न इन मैनचेस्टर 1858 को और डायड हुई थी 1928 को। तो आप लोगों को यहीं पे जो है वो पता होना चाहिए कि वुमेन का जो वोट है वो वुमेन ने दिलवाए थे और यहाँ पे वो ख़त्म हो गए थे, सही है? तो आगे इनकी एजेस भी मैं आपको बताती हूँ। तो जो 1928 में अगर आप लोगों को आए कि इसकी ये क्वेश्चन आता होता है कि वो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, तो मैनचेस्टर 1858 में वो बॉर्न हुई थी, ठीक है? और डायर कब हुई थी, यानी कि वुमेन के वोट भी तभी एंड हो गए थे जब वो डायर हुई थी, ठीक है? मरी थी। तो 1928, ठीक है? आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों के लिए ईज़ी हो जाएगा याद करना। तो जनाब अगला है इसकी वोट से रिलेटेड एजेस के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें है जी हमारे पास 1918 में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया 3 इयर्स होंगे, ठीक है? और 1928 एंड 1969 ये क्वेश्चंस में आता होता है। कितने इयर्स हैं 1918, 28 एंड 69, ठीक है, हो गया। अच्छा, इनमें अब जो है ना क्वेश्चंस आता होता है कि मेन और वुमेन्स के 1918 में क्या एज थी वोट्स की, सही है? तो 1918 में वुमेन्स के वोट की एज थी 31 और मेंस के वोट की एज थी 21। ये क्वेश्चंस आता होता है कि मेन और वुमेन की 1918 में क्या एज थी। तो आपको पता होगा कि वुमेन की 1918 में 31 थी और मेंस की 21 थी। तो 1928 में वुमेन्स के वोट की एज थी 21 और मेंस की भी थी सेम 21। यानी कि 2028 में मेंस और वुमेन्स की सेम थी, ठीक है? उससे पहले 18 में मेंस की जो है वो कम थी और वुमेन्स की ज़्यादा थी। तो 69 में जो है वो रिड्यूस हो गई थी दोनों की, 18 पे आ गई थी, सिंपल। तो 69 जैसे मतलब ईयर्स बढ़ा, वो रिड्यूस हो गई। जैसे 1918 जैसे स्टार्ट था ईयर्स, उनकी मेन की जो है वो कम थी और वुमेन की ज़्यादा थी। 31 टू 21 और मिड में जो है वो सेम थी दोनों की और 69 जैसे ही आया ईयर उसमें रिड्यूस हो गई, 18 पे आ गई, ठीक हो गया? तो ये थी एजेस के बारे में, वोट के हवाले से मेंस और वुमेन्स की एजेस। तो जनाब आज की वीडियो जो है वो यहीं तक ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं अपने व्लॉग को। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन के सेंस और पीएम्स के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ब्रिटेन के कौन से थे और कितने थे, फर्स्ट फीमेल्स कौन सी थी, और उसके ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे और जी सिटीजनशिप सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों को सारी की सारी वीडियो की जो मेरी है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुझे दें इजाज़त, मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।